हेलो बच्चों, दक्षिण लर्निंग क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं जेईई 2006 पेपर 1। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जी निकालने के लिए। बोल रहा है जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी स्क्वायर, यही दिया है। ठीक है, अब आपने पूछा क्वेश्चन कहां से आया है, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये क्या अपने पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। फिर अगर आपको याद हो, जब हमने यहां से टाइम पीरियड निकाला था, हमने क्या बोला था कि इसके लिए एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए। हमने यहां पे क्या बोला था, इसको थीटा बोला था, और क्या माना था साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। और वहां से हमने टाइम पीरियड निकाला था, ये अपने पास आया टी की वैल्यू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये अपने पास कब सही है, जब थीटा स्मॉल हो। जैसे थीटा बढ़ाते रहेंगे अपने पास इसकी एक्यूरेसी घटती रहेगी। ठीक है, यही बोलेंगे। अब अगर यहां से ये क्वेश्चन आया, इसका मतलब अगर यहां से जी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, इस पेंडुलम का ए स्मॉल होना चाहिए, ये एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए, तभी अपने पास ये सही होगा, और तभी अपने पास जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर सही होगा। इसका मतलब क्या अपने पास एम्पलीट्यूड शुड बी स्मॉल, यही बोलेंगे आप यहां से। ठीक है, और क्या देखिए, यहां से हम क्या बोलेंगे, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, प्लस माइनस यहां प्लस माइनस यहां। ये क्या अपने पास रिलेटिव एरर्स ऐड कर रहे हैं यहां पे बाकी 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट। अब अगर यहां से देखें तो हम क्या बोलेंगे, अगर डेल्टा जी छोड़ रखना है या जी में एरर कम से कम रखना है, तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एल स्मॉल होना चाहिए और डेल्टा टी स्मॉल होना चाहिए। अब अगर बात करें डेल्टा टी क्या है पे, एरर इन कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, हम क्या बोलेंगे यहां से, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से, इज इक्वल टू टी डेल्टा टी बाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये क्या है अपने पास, अगर मान लो हमने n ऑसिलेशन देखा, हमने कहा n ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट किया। ठीक है, डेल्टा टी क्या है यहां पे, लीस्ट काउंट ऑफ वॉच, क्या बोलेंगे यहां पे, लीस्ट काउंट ऑफ वॉच। लीस्ट काउंट इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेकन, यही बोलेंगे। अब अगर बात करें डेल्टा टी छोटा होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास लीस्ट काउंट छोटा होना चाहिए, n बड़ा होना चाहिए। अब देख लो कौन सा सही है अपने पास, डेल्टा एल छोटा, डेल्टा टी छोटा, n बड़ा एंड लीस्ट काउंट छोटा, जो कि अपने पास ऑप्शन डी में है। अपने पास डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 mm, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकंड, n इज इक्वल टू 50 एंड अपने पास एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन दिया अपने पास 1 mm। अपना a भी स्मॉल होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी सही है। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या अपने पास है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ इस तरह बोल दिया हमने। ठीक है, अब बोल रहा है इसका अदर साइड सिल्वर कर दिया गया, अदर साइड को पेंटिंग कर दिया मान लो, तो हम इसको मान सकते हैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दिया गया, इस तरह मान सकते हैं इसको। ठीक है, क्या दिया अपने पास, इसका फोकल लेंथ दिया अपने पास f इज इक्वल टू अपने पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर यहां से देखें अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, दिया अपने पास एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब बोल दिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिस्टेंस के अपने पास ये 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और कुछ दिया यहाँ पे, हाँ बस। ठीक है, अब बोल रहा है हमें कि इमेज कहां पे बनेगी। ठीक है, अब अगर यहां से देखें कि इस सिस्टम का फोकल लेंथ, ये अपने पास फोकल लेंथ किसका है, सिर्फ इस लेंस का है, सिर्फ इस लेंस का फोकल लेंथ अपने पास f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अगर इस कंबाइंड सिस्टम का या पेंटिंग करने के बाद या स्टेरिंग करने के बाद इस सिस्टम का फोकल लेंथ कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे 1 बाई f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं यहां से 2 बाई f लेंस माइनस 2 बाई f लेंस प्लस 1 बाई f मिरर, यही बोलते हैं हम। 1 बाई f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस 2 बाई f लेंस प्लस 1 बाई f मिरर। यहां पे 2 क्यों आया, यहां पर 2 क्यों आया, क्योंकि लेंस से 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहां पे एक बार यहां से गई क्रॉस हुई, यहां से आगे गई, फिर यहां से लेंस क्रॉस की, मिरर तक पहुंची, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फिर लेंस से आई, इसलिए यहां पे 2 का फैक्टर आता है। आपको डेरिवेशन अच्छे से याद होगा। ठीक है, यहां क्या दिखा, फिर यहां से 1 बाई f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 15, जो कि अपने को दिया है यहाँ पे लेंस का फोकल लेंथ दिया अपने पास 15। ठीक है, माइनस 2 15 प्लस 1 बाई इंफिनिटी, क्योंकि मेरे यहां पे प्लेन दे रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या बोलेंगे हम 1 बाई f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 15। ठीक है, अपने को मिल गया फोकल लेंथ ऑफ या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, कितना मिला, माइनस 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं कि अपने पास यहां पे दिया अपने पास लेंस, ठीक है, लेकिन लास्ट में अपने पास है मिरर, यहां पे लास्ट में क्या है अपने पास मिरर है, मतलब जो कंबाइंड सिस्टम है ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। हम क्या बोलेंगे, जो कंबाइंड सिस्टम है ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, मतलब क्या बोलेंगे यहां से 1 बाई v प्लस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f।
यही लगाएंगे, या 1/f इक्विवेलेंट वैल्यूज पुट करते हैं। अपने को निकालना है इमेज डिस्टेंस या इमेज कहां पे बनेगी, तो हम क्या बोलेंगे 1/v प्लस 1/u कितना लेंगे, यहां पे u कितना लेंगे, अपना ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, रे यहां से इधर को ट्रेवल कर रही है, हम क्या बोलते हैं रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है, मतलब ये इधर होगा, इसका क्या होगा -20, हम क्या बोलेंगे सर -20 इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट, कितना है पास -2/15, -2/15, यहां से क्या है अपने पास 1/v इज इक्वल टू 1/20 -2/15 इज इक्वल टू कितना बोले यहां से 60, यहां पे नीचे कितना बोलेंगे 3 -8 इज इक्वल टू कितना बोले यहां से -5/60, -5/60, यहां से अपने पास v इज इक्वल टू कितना है, यहां से v इज इक्वल कितना आएगा -12 सेंटीमीटर, यहां से अपने पास v इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। माइनस में इसका मतलब हमने क्या बोला स्टार्टिंग में, जब रे की डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। अब अगर यहां पे v इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, अपने को पोल से रे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, मतलब इमेज कहीं यहां पे कुछ बनेगी, कहीं यहां पे बनेगी, ठीक है, मतलब लेंस के या इस सिस्टम के लेफ्ट साइड में 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब ऑप्शन देखो पास क्या है, जो ऑप्शन नंबर सी है, देखो दिया अपने पास 12 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। थर्ड क्वेश्चन क्या अपने पास देखते हैं, अपने पास दिया है कुछ रेडियोएक्टिव सैंपल दिया है, बोल रहा है कि उनका हाफ लाइफ दिया है 4 सेकंड। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, कितने टाइम में अपना सैंपल हाफ बचे, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। यहां दिया है 4 डेज, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल डिकेज आफ्टर 2 हाफ लाइफ, ठीक। हमें क्या पता है, एक हाफ लाइफ बाद, एक हाफ लाइफ मान लो एक बार अपने पास n0 स्टार्टिंग में था, n0 स्टार्टिंग में था, हम क्या बोलेंगे 1 हाफ लाइफ बाद कितना होगा, 1 हाफ लाइफ बाद कितना बचेगा, अपने पास स्टार्टिंग में n0 था, ठीक है। आफ्टर 1 हाफ लाइफ कितना बचा अपने पास n0/2, n0/2। फिर यहां से 1 हाफ लाइफ बाद और कितना बचा, 1 हाफ लाइफ, कितना बचेगा से इसका भी हाफ, मतलब कितना बचा n0/4, ठीक है। पहले तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, अगर अपने को आंसर मिलाना जो रियल में आंसर है क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, वो चारों में से कोई नहीं आएगा, चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज गलती मान लो जो भी मान लो, ठीक है। यहां पे अपने पास लास्ट में बचा n0/4, मतलब 2 हाफ लाइफ बाद अपने पास कितना बचा n0/4। यहां पे क्या बोल रहा है, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई 2 हाफ लाइफ के बाद डिके होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। 2 हाफ लाइफ के बाद, ध्यान देना यहां पे 2 हाफ लाइफ मतलब इतना न्यूक्लियाई बच रहा है अपने पास, ठीक है। अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई इस सैंपल से बिलोंग करे, इसका मतलब क्या हुआ अपने पास कि 3n0/4 डिके हो चुका है, इसका मतलब क्या वहां पे 3n0/4 इतना डिके हो चुका है, ठीक है। अब अगर कोई पर्टिकुलर डिके हमने मान इसको लिया, ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस सैंपल से बिलोंग करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस सैंपल से बिलोंग करे या इस सैंपल से बिलोंग ना करे, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे n0/4/n0, यही बोलेंगे। इस न्यूक्लियाई के इस सैंपल से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी कितना बोलेंगे यहां पे n0/4/n0 इज इक्वल टू 1/4, जो कि अपने किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। अपने आंसर में दिया है 3/4, आंसर में दिया है 3/4 जो कि गलत है, ठीक है। आंसर में कहां दिया है, आंसर में क्या दिया अपने पास, ये एज्यूम किया है, यहां पे मान लो कि क्वेश्चन गलती यहां पे, ठीक है। यहां पे कोई क्वेश्चन में कि कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियाई 2 हाफ लाइफ के पहले डिके होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे 2 हाफ लाइफ के पहले डिके होने की प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या बोल रहे हैं कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियाई इस सैंपल से बिलोंग करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही पूछ। अगर बोलता मान लो क्वेश्चन में कि कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियाई 2 हाफ लाइफ के पहले डिके हो जाए या 2 हाफ लाइफ के अंदर डिके हो चुका हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियाई इस सैंपल से बिलोंग करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अपने को यही निकालना होगा। उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में 3n0/4/n0 इज इक्वल टू 3/4, जो कि अपना आंसर दिया है। ये क्या है अपने पास, कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियाई 2 हाफ लाइफ के अंदर डिके हो जाए,
डीके हो चुका हो उसकी प्रोबेबिलिटी है। जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट लैंग्वेज दिया उसके अकॉर्डिंग जाए तो हम क्या बोले, कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियाई 2 हाफ लाइफ के बाद डीके हो, मतलब कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियाई इस सैंपल से बिलोंग करे, निकालने प्रोबेबिलिटी उसकी 1/4 आएगी। देखिए आराम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द इमेज ऑफ सन इज फाउंड ऑन फोकल प्लेन ऑफ ए लेंस विच इज सर्कुलर इन शेप ऑफ रेडियस r एंड एरिया पाई r स्क्वायर। बोल दिया हमने ये लेंस अपने पास, ये लेंस अपने पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ये लेंस है और लेंस के कंपैरिजन में अपने पास सन बहुत बड़ा होगा और इससे इनफाइनाइट दूरी पे होगा। बोल दिया हमने यहां पे अपने पास सन है। ठीक है, तो ये इससे बहुत बड़ा है जो हम दिखा नहीं सकते और ये इससे इनफाइनाइट दूरी पे है। ठीक है, मान लो कि एक रे यहां से लिया हमने और पोल से पास कर रहे हैं, यहां से लिया रे और पोल से पास कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पोल से पास हो रही मतलब इस तरह निकल जाए सीधे। ठीक है, एक रे और बगल में यहां से लिया तो हम क्या बोलेंगे, इसके पैरेलल, इसको फील हो कि हाँ इसके पैरेलल है, मतलब कहीं फोकल प्लेन पे कोइंसाइड करेगी। क्या बोलेंगे, आसमान में निकल रही है, यहां से निकल रही है, यहां पहुंच मान लो, तो कहीं फोकल प्लेन में कोइंसाइड यहां पर मान लो, बोल दिया। ठीक है, ये अपने पास फोकस है, अपने पास ये फोकस है, ये दिया अपने पास रेडियस r। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो एक रे यहां से लिया तो कहीं यहां कोइंसाइड करेगी, यहां कोइंसाइड करेगी। ये बोल दिया, मान लो इसको थीटा बोल दिया हमने, थीटा बोल दिया, ये अपने पास फोकस है, इसको बोलेंगे f। ठीक है, मतलब एक सर्किल कुछ इस तरह बनेगी, एक सर्किल यहां पे बनेगी इस तरह कुछ, यहां पे एक सर्किल अपने पास। ठीक है, फिर क्या बोलता है अपने पास, क्या बोलता है अपने पास क्वेश्चन में, सर्कुलर इन शेप ऑफ रेडियस r एंड एरिया पाई r स्क्वायर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां से क्या करते हैं हम, r by f is equal to tan थीटा, या फिर r is equal to f tan थीटा। ठीक है, एरिया निकालने को बोल रहा है कि पाई r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, पाई r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू f स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन दिया, कुछ ऐसे फोर्थ ऑप्शन दिया, हम यहां से पाई r स्क्वायर जोड़ के बोले, यहां से पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई f स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यही बोलेंगे यहां से। अब यहां से देखते हैं पाई r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू f स्क्वायर। ऑप्शन के पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी होती है अपने पास, पाई r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू f स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्या बोला अपने पास, लेंस इज कवर्ड हाफ, सो हाफ इमेज फॉर्म, जो कि बकवास कर रहा है, हमने क्या लिखा, जब लेंस को हाफ कवर कर दो तो इमेज की इंटेंसिटी घटती है लेकिन इमेज पूरा बनता है। ठीक है, लास्ट क्या बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इंक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग फोकल लेंथ, अगर f बढ़ा रहे हैं तो बोल रहा है ब्राइटनेस बढ़ेगी, सही है गलत है ये, ऑन इंक्रीजिंग f, अगर फोकल लेंथ बढ़ाएंगे मान लो तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास r बढ़ेगा, अगर f बढ़ाएंगे तो r बढ़ेगा। ठीक है, और r बढ़ेगा मतलब सेम एनर्जी बड़े एरिया में फैल रही है, अगर f बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब r बढ़ेगा, और इसका मतलब कि सेम एनर्जी बड़े एरिया में फैल रही है, इसका मतलब इंटेंसिटी घटेगी। यहां पे क्या दिया अपने पास, ऑन इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ब्राइटनेस ऑफ इमेज इंक्रीज, जो कि उल्टा दिया है। देख लो आराम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या अपने पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू r इंटू सी। ठीक है, अब यहां पे कई सारे रेजिस्टेंस है, कई सारे कैपेसिटर है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू r इक्विवेलेंट इंटू c इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहां पे दो कैपेसिटर पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस सीरीज में है। हम क्या बोलते हैं, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में उसमें क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसमें, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह ऐड करना है। जब सीरीज में क्या बोलेंगे उस केस में, 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3, इस तरह ऐड करना है। ठीक है, अब अगर यहां पे देखें दो रेजिस्टेंस अपने पास सीरीज में है, दो कैपेसिटर पैरेलल में, हम क्या बोलते हैं इस केस में, टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू 2 + 1 3 इनटू 4 + 2 कितना 6 माइक्रोसेकंड, यही बोलेंगे, इज इक्वल कितना है अपने पास 18 माइक्रोसेकंड। ठीक है, अगर बात करें इस केस में क्या बोलेंगे, r इक्वल कितना 2/3, r इक्वल कितना बोलेंगे इस केस में 2 × 1/2 + 1, और यहां पे दोनों का अपने पास पैरेलल में है, हम क्या बोलेंगे यहां पे 2 × 4, सीरीज में हम क्या बोलेंगे 2 × 4/2 + 4 कितना है अपने पास, कितना है से 8/6 ये है अपने पास, ये कितना है 2/3 है। इस केस में टाउ कितना बोलेंगे, इस केस में टाउ इज इक्वल टू 8/6 इंटू 2/3
3 कितना हुआ ये 8/6 इंटू, हाँ कितना है ऐसे इज इक्वल टू 8/9, ठीक है 8/9 माइक्रोसेकंड। अगर बात करें यहां पे तो दो कैपेसिटर पैरेलल में, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसमें क्या बोलेंगे आप, इसका कितना वॉल्यूम 2 इंटू 1/2 + 1, इसका कितना वॉल्यूम 2 + 4, तो कितना बोलेंगे इसका टाउ इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से 6 इंटू 2/3 इज इक्वल टू कितना है ऐसे 4 माइक्रोसेकंड। ऑप्शन क्या अपने पास, जो ऑप्शन नंबर ए है कितना है 18 माइक्रोसेकंड, सही बात है, 8/9 माइक्रोसेकंड सही बात है, एंड 4 माइक्रोसेकंड, मतलब सही बात है अपने पास ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्या अपने पास, एक सिस्टम कुछ इस तरह है, सेकंड कौन सही है, सिक्स्थ सिस्टम कुछ इस तरह अपने पास, यहां पे ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है, यहां से 2m मास का एक ब्लॉक लटकाया हुआ है 2m मास का, और इससे एक स्ट्रिंग से एक अलग मास लटका दिया, यहां पे m मास है, ठीक है। बोल रहा है कि जब स्ट्रिंग को काट दिया उस टाइम पे दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन कितना होगा, यही बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। हम क्या बोलेंगे यहां पे कि स्टार्टिंग में स्प्रिंग कितनी खिंची हुई है ये निकालते हैं। हम क्या बोलेंगे, नीचे mg फोर्स है यहां पे, ऊपर t कितना बोलेंगे, t इज इक्वल टू mg बोलेंगे यहां पे, ठीक है। यहां पे t इज इक्वल टू mg मतलब नीचे mg, टेंशन कितना है पास t, और t इज इक्वल टू mg लेंगे हम स्टार्टिंग में, ठीक है। और ग्रेविटी यहां पे 2mg और नीचे, और ऊपर कौन सा फोर्स है बस kx या t डैश को बोल दो, t डैश या kx को तो कुछ बोल दो, कि kx नॉट बोल दो इसको, तो हम क्या बोलेंगे kx नॉट, क्या बोलेंगे यहां से k इंटू x नॉट इज इक्वल टू t प्लस mg, t प्लस 2mg, यही बोलेंगे यहां, और यहां पे t इज इक्वल टू अपने पास क्या है mg, तो हम क्या बोलेंगे यहां से t प्लस mg, t प्लस mg सॉरी t प्लस 2mg इज इक्वल टू 3mg, ठीक है। अब जब स्ट्रिंग को काट दिया, तो क्या हुआ, ये ब्लॉक फ्री फॉल कर रहा है, ये ब्लॉक फ्री फॉल कर रहा है, मतलब इसका ए कितना होगा जी डाउनवर्ड, कितना होगा जी डाउनवर्ड, क्यों, क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है इसके बाद, और स्ट्रिंग को काट दिया तो। अगर बात करें इस ब्लॉक का, तो हम क्या बोलेंगे, एक फोर्स ऊपर की तरफ है, कितना 3mg, कितना 3mg, क्यों 3mg, क्योंकि स्प्रिंग जब खींची हुई फोर्स लगाता है, जब कांटेक्ट फोर्स नहीं लगाता है, और उसको सिकुड़ने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अगर स्प्रिंग को काट दिया तब भी स्प्रिंग उतना ही खींचा हुआ है जितना स्टार्टिंग में खींचा हुआ था। स्टार्टिंग में कितना फोर्स लगा रहा है 3mg, और स्टार्टिंग में जितना खींचा हुआ है उतना ही जस्ट स्प्रिंग कट करने के बाद भी खींचा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में, अपवर्ड फोर्स कितना है 3mg, नीचे ग्रेविटी 2mg, हम क्या बोलेंगे a इज इक्वल टू 3mg माइनस 2mg बाई 2m, डायरेक्शन क्या बोलेंगे, एक संगी अपवर्ड, मतलब ये ब्लॉक ऊपर भागेगा और ये ब्लॉक नीचे भागेगा, कितना इज इक्वल टू g/2 अपवर्ड, g/2 अपवर्ड, मतलब 2m का क्या बोलेंगे g/2 अपवर्ड, m क्या बोलेंगे हम g डाउनवर्ड। ऑप्शन देख लिया क्या अपने पास, ऑप्शन क्या अपने पास, जो ऑप्शन नंबर बी है देखो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मास m एंड 2m, m का कितना है अपने पास g डाउनवर्ड, और 2m कितना है g/2 अपवर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या पास, एक रॉड दिया है पे, एक सिस्टम दिया है पे, एक सिस्टम दिया है यहां पे, एक मोटी रॉड, ठीक है, और फिर यहां से एक पतली रॉड आई, यहां पे, ठीक है। ये बोल रहा है पास, बोला दोनों की लेंथ अपने पास सेम है, यहां पे इसका लेंथ दिया अपने पास l/2, इसका लेंथ दिया अपने पास l/2, ठीक है। और क्या दिया यहां पे, बोल रहा है कि इसका रेडियस दिया अपने पास r, और इसका रेडियस दिया अपने पास 2r, इसका रेडियस दिया अपने पास r, इसका दिया अपने पास 2r, मतलब अगर बात करें एरिया की क्या बोलेंगे हम, इसका अगर एरिया a बोलते हैं, इसका अगर एरिया a बोल दिया हमने, तो इसका कितना होगा अपने पास, कितना होगा 4a, क्योंकि रेडियस डबल किया तो एरिया 4 टाइम्स होगा, हम इसको बोलेंगे 4a, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका रेजिस्टेंस r बोलते हैं हम, इसका रेजिस्टेंस अगर r बोलते हैं, तो इसका कितना बोलेंगे हम 4r, क्योंकि हम बोलते हैं r इज इक्वल टू रो l/a, अगर एरिया 1/4 टाइम्स तो इसका मतलब रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, क्या बोले इसको r बोलते हैं, इसका कितना बोलेंगे हम 4r, ठीक है। अब जो करंट यहां से फ्लो हो रही है
वही करंट इस रॉड से फ्लो हो रही है, वही करंट इस रॉड से फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रॉड्स में करंट सेम होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऑप्शन देखते हैं अपने पास क्या ऑप्शन क्या बोल रहा है, करंट डेंसिटी इन बोथ वायर्स इज सेम। करंट मतलब I बाई एरिया, करंट बाई एरिया, हम क्या बोलते हैं J इज इक्वल टू I बाई A। अब दोनों वायर्स में करंट सेम है, एरिया डिफरेंट है, मतलब करंट डेंसिटी डिफरेंट होगी। सेकंड क्या बोल रहा है, पावर डिसिपेटेड इन QR इज 4 टाइम्स दैट ऑफ PQ। QR कौन सा अपने पास, ये Q है, ये R है, और सॉरी ये P है, ये P है, ये Q है, और ये R है, यही बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, पावर डिसिपेटेड इन QR, मतलब इस पार्ट में जो पावर डिसिपेट हो रहा है इज 4 टाइम्स दैट ऑफ PQ। हम क्या बोलते हैं, पावर इज इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों रॉड में करंट सेम है, दोनों रॉड्स में करंट सेम है, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ेगा। अब इसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, मतलब इसमें जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो 4 टाइम्स होगा, मतलब ये ऑप्शन सही है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पावर डिसिपेटेड इन QR इज 4 टाइम्स दैट ऑफ PQ, मतलब इसका 4 टाइम्स पावर इसमें डिसिपेट हो रहा है। सही बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इसका है यहाँ पे और करंट सेम है दोनों में। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है अपने पास, रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ PQ टू QR इज 4। PQ टू QR इज 4, अपना उल्टा आया है, अपना कितना आ रहा है 1/4। हम क्या बोलेंगे, V ड्रॉप अक्रॉस PQ बाई V ड्रॉप अक्रॉस QR इज इक्वल टू 1/4। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि करंट सेम है, करंट सेम है। हम क्या बोलते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R, करंट सेम है। अगर रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हुआ तो मतलब वोल्टेज ड्रॉप 4 टाइम्स होना चाहिए, मतलब यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो इसका 4 टाइम्स हो रहा है, और ऑप्शन में अपने उल्टा दिया है। ठीक है, लास्ट क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ PQ इज 4 टाइम्स ऑफ QR, रेजिस्टेंस ऑफ PQ इज 4 टाइम्स ऑफ QR, ये भी उल्टा दिया अपने पास। हमने क्या लिखा, इसका रेजिस्टेंस इसका 4 टाइम्स है और यहां पे इसका उल्टा दिया है, देख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या अपने पास पोजीशन ऑफ इमेज वर्सेस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का एक ग्राफ दिया है, हमें बोला फोकल लेंथ कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंथ दिया है, हम क्या बोलेंगे यहां से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब यहां से क्या बोला अपने को, 1/f इज इक्वल टू, जब यहां पे बस ऑब्जेक्ट -10 पे था, इमेज कहां बन रही है 10 सेंटीमीटर पे, वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे 1/10 माइनस 1/-10 इज इक्वल टू कितना है, यहां से 2/10 इज इक्वल टू 1/5। यहां से क्या अपने पास f इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब मिल गया अपने को फोकल लेंथ ऑफ द शुड बी 5 सेंटीमीटर। यहां से अपना ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बाहर हो गया, बचा कौन सा, सी एंड डी। देखते हैं, अगर यहां से हम डिफरेंशिएट करें इसको, हम क्या बोलेंगे यहां से df बाई f स्क्वायर माइनस में इज इक्वल टू माइनस du बाई माइनस dv बाई v स्क्वायर, और यहां से प्लस du बाई u स्क्वायर, यही बोलेंगे। अगर देखना है कि f में एरर कितना है तो हम क्या बोलेंगे, अपने पास क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पे u और v आपस में रिलेटेड है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अगर बात करें एरर इन u एंड एरर इन v तो हम क्या बोलेंगे, और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट पिन है और यहां पे कहीं इमेज पिन है, अपने पास ये ऑप्टिकल बेंच है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हम इसको देख रहे हैं, इधर से देखा कुछ एरर है, इधर से देखा कुछ एरर है। ठीक है, अलग पिन है यहाँ पे, इसको मैं इधर देखा कुछ एरर है, इधर देखा कुछ और एरर है, कुछ और वैल्यू आई। ठीक है, मतलब जो इसमें एरर है या इमेज पिन में जो एरर है और जो ऑब्जेक्ट में जो एरर है वो आपस में इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंड किस पे करेगा, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल पे, या किस तरह हम देख रहे हैं इसको, या ह्यूमन ईयर पे। मतलब दोनों का बात करें u और v आपस में डिपेंडेंट है, लेकिन एरर इन u एंड एरर v आपस में इंडिपेंडेंट है। उस केस में हम df बाई, हम क्या लिखेंगे इस केस में, प्लस माइनस df बाई f स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस dv बाई v स्क्वायर प्लस माइनस du बाई u स्क्वायर। ये कब लगाते हैं, ये कब लगाते हैं, जब अपने पास दो क्वांटिटीज आपस में इंडिपेंडेंट हो तभी लगाते हैं इसको, अगर डिपेंडेंट हो तो नहीं लगाते। यहां पे u और v डिपेंडेंट है, लेकिन एरर इन u एंड एरर इन v आपस में इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको लगाते हैं यहां पे। यहां से वैल्यूज पुट करते हैं हम, क्या बोलेंगे यहां से df इज इक्वल टू कितना बोले यहां से, df प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या बोले यहां से dv कितना लेंगे, यहां से dv कितना ले, अपने को कुछ और डेटा दिया नहीं है, सिर्फ ग्राफ दिया है। यहां पे अपने पास 30 सेंटीमीटर, यहां पे 31 सेंटीमीटर, बीच में कुछ छोटी छोटी लाइन खींचा गया है। कुछ लोगों को आइडिया भी नहीं हो कि यहां पे लाइन क्यों खींचा गया है। ठीक है, और यहां पे काउंट करो तो बीच में 9 लाइंस मिलेगी। अपने को दिया है एक डिवीजन,
या 30 से 31 बीच में 1 सेंटीमीटर है और उसके बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब जो अपने पास ऑप्टिकल बेंच था उसका लीस्ट काउंट कितना बोलेंगे हम 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, यही बोलेंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि 30 से 31 के बीच में जो अपने पास स्केल है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, देखते हैं फिर मैं बोलेंगे df इज इक्वल टू dv कितना लेंगे हम, dv इज इक्वल टू 0.1 प्लस माइनस 0.1 बाई 10 स्क्वायर प्लस माइनस 0.1 बाई 10 स्क्वायर प्लस माइनस 0.1 बाई 10 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यही बोलेंगे यहां से। ठीक है, यहां से अपने पास प्लस माइनस df इज इक्वल टू कितना है यहां से 0.2 बाई प्लस माइनस 0.2 बाई 100 इंटू 25, कितना है यहां से, कितना है इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 बाई 4, कितना आया इज इक्वल टू 0.05। मतलब अपने पास आया एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोकल कितना है अपने पास 0.05। यहां से कर किए f इज इक्वल टू जो मेजर किया वो वैल्यू 5 प्लस माइनस जो अपने पास एरर आया प्लस माइनस 0.05। देख लो अपने पास ऑप्शन कौन सी है, जो अपने पास ऑप्शन सी है 5 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, मतलब सही कौन सा अपने पास सी ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या अपने पास एक सॉलिड स्फीयर था अपने पास, देख दिया अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एक्सिस पॉइंट सेंटर इज दिया अपने पास I। इसका दिया अपने पास मास m दिया है, रेडियस दिया अपने पास कैपिटल R। ठीक है, इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, बोल रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया अपने पास I दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू I। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इसको मोल्ड करके एक डिस्क बनाया गया है जिसकी थिकनेस दी है अपने पास t एंड रेडियस दिया है स्मॉलर। एक डिस्क बनाया गया, मान लो इसको हम डिस्क बोल दिया, मान लो ये अपने पास डिस्क है। ठीक है, डिस्क का मतलब साइड व्यू है ये। ठीक है, बोला इसका रेडियस दिया अपने पास स्मॉलर, ठीक है, और दिया अपने पास थिकनेस t दिया है। ठीक है, बोल रहा जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ रहा है। ठीक है, बोल रहा है इसका रेडियस कितना होना चाहिए और निकाल कर यहाँ पे the moment of inertia of disk about axis as shown in the figure। यहां पे अपने पास एक्सिस यहां से पास हो रही है या एंड पॉइंट से पास हो रही है या इसके साइड से पास हो रही है, यही बोलेंगे। यहां से क्या बोलेंगे, इसका i कितना बोलेंगे, यहां से i कितना बोलेंगे, यहां से 3/2 mr² m into r² और यहां पे इसका रेडियस इज इक्वल टू जो अपने पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था कितना आया था 2/5 mr² इज इक्वल टू 2/5 mr²। यहां पे m तो सेम ही होगा क्योंकि इसी को मोल्ड करके ये बनाया गया है, तो m तो सेम लेंगे यहां से, m सेम कैंसिल, कितना है अपने पास, कितना है ऐसे 4/15 का अंडर रूट इंटू r इज इक्वल टू स्मॉलर। यहां देखिए अपना ऑप्शन क्या है, जो ऑप्शन नंबर अपने पास a है 2r/√15, 2r/√15 स्मॉलर इज इक्वल टू 2r/√15। देखते हैं 10th क्वेश्चन। अपने पास सिस्टम दिया कुछ इस तरह कि यहां से हिंज किया हुआ इसको, यहां एक वायर बीच में, यहां पे एक वायर, यहां पे और यहां पे एक मास्टर रॉड है, हाँ यहां से एक मास्टर रॉड है और यहां एंड पॉइंट से x डिस्टेंस पे इसको यार इंड मानिए, एक्सट्रीम पे मान लो, यहां पे एक्सट्रीम पे इसको भी, एक्सट्रीम पे इसको भी। ठीक है, यहां से एंड पॉइंट से बोल रहा है x डिस्टेंस पे एक ब्लॉक लटका दिया, इसका मार दिया अपने पास m, ये अपने पास x दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया है, वायर 1 इज वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट हार्मोनिक एंड वायर 2 इज वाइब्रेटिंग इन सेकंड हार्मोनिक। वायर 1 बोल दिया, इसको हमारा टेंशन T1 बोल दिया हम, इसमें टेंशन T1, इसमें बोल दिया T2। तो हम क्या बोलेंगे, ये अपने पास फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, हम क्या बोलेंगे यहां से क्या बोलेंगे हम 1/2L रूट T1/μ। ठीक है, अब दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, यहां पे कुछ दिया नहीं है, हम क्या मानेंगे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है या इसका फर्स्ट हार्मोनिक और इसका सेकंड हार्मोनिक दोनों इक्वल है आपस में। यहां पे कुछ दिया नहीं कि हार्मोनिक फॉर्क क्या दिया यहां पे, वायर 1 is vibrating in first harmonic and while 2 is vibrating in second harmonic, what is the position of x। अपने क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि यहां पे स्वेइंग टू नीम फॉक से ये फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है और ये सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, क्वेश्चन में प्रॉपर दिया होना चाहिए। यहां पे दिया नहीं है क्योंकि ये गेस्ट पेपर है, ये उस टाइम पे पेपर मिलता नहीं अपने को। ठीक है, हम यहां से बोलेंगे 1/2L रूट T1/μ इज इक्वल टू 1/2L, यहां पे दिया होना चाहिए L भी सेम है, यहां पे दोनों का म्यू भी सेम है, प्रॉपर डेटा देना चाहिए यहां पे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे 1/2L रूट T2/μ, यहां पे 2 सॉरी यहां पे 2 क्योंकि यहां पे दिया आपके पास ये फर्स्ट हार्मोनिक में और ये सेकंड हार्मोनिक में। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे हम T1 इज इक्वल टू 4T2,
हमने स्क्वायर कर दिया, पे 2l से 2l कैंसिल, स्क्वायर कर दिया, म्यू से म्यू कैंसिल, अपने पास आया T1 इज इक्वल टू 4T2। ठीक है, अब देखते हैं इसके अबाउट अपन टॉर्क बैलेंस करते हैं, इसके अबाउट। ठीक, हम क्या करते हैं, जहां से मैक्सिमम फोर्स पास हो रहा है, जहां से मैक्सिमम फोर्स पास हो रहे हैं उसी पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलेंगे अपन, यहां से मास m पास हो रहा है और रॉड मासेस दिया होना चाहिए। यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है यार, कुछ दिया नहीं यहां पे ना, हाँ रॉड मासेस मान लो, कुछ दिया नहीं तुमको। ठीक है, रॉड मासेस है, यहां पे मास m है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके बाद टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे यहां से T1 इंटू x इज इक्वल टू T2 इंटू L माइनस x, क्योंकि ये अपने पास कितना होगा, L माइनस x। ठीक है, अब यहां से अपने पास T1 इज इक्वल टू 4T2, वही इसको करते हैं यहां पे 4T2 इंटू x इज इक्वल टू T2 इंटू L माइनस x। ठीक है, अब यहां से T2 कैंसिल, कितना है अपने पास 5x इज इक्वल टू L, या फिर x इज इक्वल टू L बाई 5। ठीक है, मतलब सही अपने पास ऑप्शन नंबर बी देखो, x इज इक्वल टू L बाई 5। ध्यान देना यहाँ पे अपन को म्यू इक्वल मानना है, या दोनों की रस्सी सेम है, दोनों में टेंशन कितना है, T1 इज इक्वल टू 4T2, दोनों को सेम ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेट किया गया। बोल रहा है ये फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, ये सेकंड हार्मोनिक में। वहां से मैं बोला कि f इसको बोल दिया, मान लो f बोल दिया इसको, जो अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क है उसको बोल दिया f इज इक्वल टू 1/2L रूट T1 बाई म्यू, इसमें बोलते हैं T1 है तो इज इक्वल टू 2/2L, 2L क्यों, 2 क्यों यहाँ पे, क्योंकि बोला कि यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, तो 2/2L रूट T2 बाई म्यू। ठीक है, यहां से अपने पास T1 इज इक्वल टू 42, यहां से निकाल लेते हैं, कोई मिले x इज इक्वल टू L बाई 5। देखिए आराम से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या अपने पास दो स्टार का एक सिस्टम है, बोल दिया मान लो अपने पास 1 है, ये इसका मास m1, रेडियस r1 बोल दिया इसको। एक अलग है, बोल दिया स्टार 2, ये अपने पास यहां पे है, इसका मास बोल दिया m2, रेडियस बोल दिया r2, ये इनका सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर बात करें इन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना लग रहा है, G m1 m2 बाई r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कितना बोलेंगे हम, ओमेगा स्क्वायर इनटू r1, ओमेगा स्क्वायर इनटू r1 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से, मास इनटू m2 इनटू ओमेगा स्क्वायर r2, मतलब मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ m1, यहां से मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ m2। ठीक है, अब अगर यहां पे ध्यान से देखो तो हमने क्या माना है, यहां भी ओमेगा माना है और यहां भी ओमेगा माना है। क्यों ऐसा किया हमने, सोचो यहां पे हमने क्यों किया ऐसा। अगर मान लो कि ओमेगा सेम ना होता, मान लो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम ना होती, तो हम क्या बोलते, किसी इंस्टेंट मान लो प्लैनेट अपना यहां, ये वाला यहां पहुंचा हुआ है और ये वाला घूम के यहां पहुंच गया है, पॉसिबल है ऐसा। अगर ओमेगा सेम ना हो तब हम क्या बोलेंगे उस केस में, जो अपने ये वाला फोर्स आ रहा है वो किधर लगेगा, इसके लॉन्ग लगेगा, इसके लॉन्ग, मतलब पार्टिकल इधर की तरफ खींचा जाएगा, या पार्टिकल का सेंटर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर इसका फिक्स यहां पे नहीं होगा उस केस में। हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहे हो उस केस में। यहां पे अपने पास सेंटर यहां पे फिक्स है, प्लैनेट्स इस तरह घूम रहे हैं, इसका मतलब एक प्लैनेट अगर यहां पे, दूसरा इसके अपोजिट यहां पे होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब अपने पास ओमेगा सेम हो। ये कब पॉसिबल है, जब अपने पास ओमेगा सेम हो। अगर ओमेगा सेम है इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अगर ओमेगा सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या बोल रहे हैं, T1 इज इक्वल टू T2। क्लियर है यहां तक। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग देखो, हम क्या बोल रहे हैं, जो भी पे फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। डायरेक्शन क्या होगी उनकी, दोनों प्लैनेट्स के जो ज्वाइन करेंगे उसके अबाउट होगी। अगर मान लो कि ओमेगा सेम ना होता तो हम क्या बोलते हैं, मान लो किसी पे प्लैनेट यहां पे है और दूसरा यहां पहुंचा हुआ है, बोलते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अगर एक यहां पे है तो दोनों के जो ये फोर्स आ रहा है वो किसके लंब होगा, इस लाइन के लंब, इस लाइन के लंब, मतलब जो अपना सेंटर है वो कहीं इस लाइन पे लाई करना चाहिए। मतलब इनका पाथ फिक्स नहीं है, इनका ऑर्बिट फिक्स नहीं है, रेडियस इनका फिक्स नहीं है, रैंडम मोशन करेगी इस तरह। इसका मतलब क्या है, ओमेगा फिक्स होना ही चाहिए। अगर ओमेगा फिक्स है इसका मतलब टाइम पीरियड भी फिक्स होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अपने पास स्क्रू गेज है, इसमें क्या बोल रहा है अपने पास, एक बार घुमाया तो 50 राउंड घूमे, 50 स्केल्स घूमे। बोल रहा है कि यहाँ पे जो राउंड स्केल है उसपे बोल रहा है 50 डिवीजन है, यहाँ पे 50 डिवीजन है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्टार्टिंग में जब अपने पास फिगर दिया यहाँ पे कि स्टार्टिंग में दिया अपने पास 5th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, वो अपने पास मेन स्केल से कनेक्ट कर रहा है 5th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, और यहां की अपने पास स्टार्टिंग में 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल में दिया है तुमको। ठीक है, और जब एक राउंड घुमाया तो 0.5 mm आगे बढ़ता है, या एक मतलब मेन स्केल अपने पास दिया यहाँ पे, मेन स्केल दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहां पर दिया अपने पास सर्कुलर स्केल, यहां पर दिया अपने पास सर्कुलर स्केल जिसको हम घुमा रहे हैं यहाँ पे।
इस तरह से 50 डिवीजन दिया है, एक राउंड में दिया है इस तरह, ये अपने पास राउंड में दिया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में, जो यहाँ पे अपने पास स्टार्टिंग में जब अपने पास पार्टिकल को कौन सा ऑब्जेक्ट अपने पास, जब अपने पास बॉल को लगाया नहीं था उस टाइम पे दिया है अपने पास इसका फिफ्थ डिवीजन मेन स्केल से पॉइंट कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें जीरो एरर है। कितना है निकालते हैं। अपने को दिया है सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है और मेन स्केल में एक डिवीजन इज इक्वल कितना दिया अपने पास 0.5 mm दिया है, या एक राउंड इसको घुमाया तो 0.5 mm आगे बढ़ता है। तो यहां से क्या बोलेंगे हम, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.5 बाई 50 कितना आएगा, इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 mm। ये बोलेंगे इज इक्वल टू 1/100 बोलते हैं, यहाँ पे 1/100 mm, ठीक है। अब यहां मिलेगा लीस्ट काउंट, यहां से क्या बोलेंगे स्टार्टिंग में दिया अपने पास फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, जो अपने पास सर्कुलर स्केल है उसका वो फिर दिया अपने पास मेन स्केल से क्वेश्चन कर रहा है। अपने पास फिगर ध्यान देखो, तो क्या बोले यहां से हम जीरो एरर इज इक्वल टू क्या बोले यहां से 5 इनटू लीस्ट काउंट कितना बोलेंगे इज इक्वल टू 5/100, या कितना बोले यहां से 0.05 बोल दो, 0.05 mm, ठीक है। अपने को जीरो। अब क्या बोल रहे हैं, जब बॉल को इसमें फिक्स किया तब क्या बोल रहे हैं अपने पास दो मेन स्केल बाहर है, यहाँ पे दो मेन स्केल बाहर है, और बोल रहे हैं जो वर्नियर स्केल है, जो सर्कुलर स्केल है उसका 25th डिवीजन मेन स्केल से पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहां से रीडिंग, क्या बोलेंगे यहां से रीडिंग इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से, जब अपने पास बॉल नहीं था, जब बॉल को ग्रिप नहीं किया था उस टाइम पे लिखा है अपने पास रीडिंग कितना लिखा है उस टाइम पे 0.05 mm, जब बॉल नहीं ग्रिप किया था। मतलब जब अपने पास रीडिंग आएगी एक्चुअल में उससे ये घटाना पड़ेगा, उससे ये घटाना पड़ेगा। देखते हैं कितना है अपने पास रीडिंग में दिया अपने पास दो स्केल मेन डिवीजन का बाहर आया है, तो यहां से क्या बोलेंगे हम 2, क्या बोलेंगे यहां से 2 इंटू कितना 2 इंटू 0.5, ये क्या है अपने पास एक डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 mm, तो 2 इंटू 0.5 प्लस 25 इंटू लीस्ट काउंट प्लस 25 इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ये बोलेंगे हम, ठीक है। अपने पास जीरो एरर कितना आया 5 इंटू लीस्ट काउंट, कितना आया 5 इंटू लीस्ट काउंट, वैल्यू पुट करते हैं यहां पे इज इक्वल टू कितना है यहां से, कितना बोले यहां से ये कितना है अपने पास 1 प्लस 25 इंटू लीस्ट काउंट माइनस 5 इंटू लीस्ट काउंट, अपना जीरो दिया है बस 5 इंटू लीस्ट काउंट, तो ऐसे बोलेंगे प्लस 25 माइनस 5 इंटू लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 प्लस 20 इंटू लीस्ट काउंट कितना अपने पास आया 1/100, हमने बोलते इसको 0.05 0.0 कितना 0.01, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं कितना है इज इक्वल टू 1.2 mm। ऑप्शन अपने पास क्या है, जो ऑप्शन नंबर सी है अपने पास 1.2 mm। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, अपने पास दिया है कि जो फिफ्थ डिवीजन है अपने पास वो जब बॉल ग्रिप नहीं किया था उसी टाइम पे दिखा रहा है कि फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्सेप्ट विद फिफ्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्सेप्ट विद मेन स्केल, तो यहां से क्या बोलेंगे अपने पास जीरो कितना है यहां से कितना है 5 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। अब निकालते हैं लीस्ट काउंट कितना होगा, तो हमें क्या दिया है जब एक कंप्लीट चक्कर घुमाया तो उसमें बोल रहा है 50 स्केल है, उसमें 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल में है, और बोल रहे हैं एक कंप्लीट चक्कर बढ़ाया तो उसका मतलब 0.5 mm आगे बढ़ा, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे हम 0.5/50, उसको बोलेंगे लीस्ट काउंट कितना यहां से 1/100 mm आया, लीस्ट काउंट मिल गया यहाँ पे जीरो मिल गया यहाँ पे, रीडिंग निकाल लिया यहां से 1.2 mm आया। देखते हैं, ठीक है आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है पास एक प्लेट दिया गया है जिसकी डायमीटर पास a इज इक्वल टू 1 मीटर, b इज इक्वल टू 2 मीटर। इसको एक साइड से हिंज कर दिया गया है, बाकी सारी साइड्स फ्री है, ठीक है। ये बोल रहा है इस साइड पर घूम सकता है बेसिकली, ठीक है। इसका मास के पास m इज इक्वल टू 3 kg दिया है। फिर क्या बोल रहा है कई सारी बॉल्स लिया है, m इज इक्वल टू 0.01 kg की, इसको इतने एरिया में स्ट्राइक कर रहे हैं, 100 बॉल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बोल रहे हैं कि बॉल्स की स्पीड क्या हो ताकि अपना प्लेट हॉरिजॉन्टली रुका रहे, यही पूछ रहा है। बोला सारे कोलिजन जो बॉल अपने पास प्लेट से कोलाइड कर रहा है वो इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, यही बोल रहा है। अब अगर बात करें कितने बॉल्स इसमें कोलाइड किए तो हम क्या बोलेंगे n या 100 बॉल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर बोले कि 1 सेकंड में कितने बॉल्स कोलाइड किए तो हम क्या बोलेंगे n इंटू एरिया, n इंटू एरिया, एरिया कितना से बोलेंगे a इंटू b/2 n इंटू ab/2। ये क्या बोला हमें इतने बॉल्स 1 सेकंड में कोलाइड कर रहे हैं। अगर बात करें एक बॉल की मोमेंटम में कितना चेंज आया तो हम क्या बोलेंगे, मान लो प्लेट पास, ये प्लेट था अपने पास, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में 20 स्पीड से बॉल ऊपर मुड़ कर रही थी, स्टार्टिंग में 20 स्पीड से बॉल ऊपर मुड़ कर रही है। अब क्या बोल रहा है सारे कोलिजन इलास्टिक है, इसका मतलब क्या हुआ अगर बॉल 20 स्पीड से ऊपर मुड़ करे तो 20 स्पीड से नीचे आनी भी चाहिए, अगर बोल रहा है कि बॉल बहुत छोटी है तो, ठीक है। ये अपने पास क्या बोल रहा है यहाँ पे
एंड स्मॉल बॉल्स, मतलब बॉल की साइज बस इसके कंपेयर में बहुत छोटी है, तो क्या हम मानेंगे अगर 20 फीट से ऊपर होगा तो 20 फीट से ये नीचे भी जाएगा, यही बोलेंगे हम। इसका मतलब क्या, हम क्या बोलेंगे, पी आई इज इक्वल टू एम वी, पी फाइनल इज इक्वल टू माइनस एम वी। अगर ये पूछे डेल्टा पी कितना, बोलेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस 2 एम वी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मतलब इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है एक बॉल के मोमेंटम में इतना चेंज आ रहा है। ठीक है, हमें क्या मिला कि इतने बॉल्स एक सेकंड में कोलाइड कर रहा है, इतने बॉल्स n इंटू ए बाई 2, इतने बॉल्स इतने एरिया में एक सेकंड में कोलाइड कर रहा है। ठीक है, और क्या देखा हमने कि एक बॉल के मोमेंटम में इतना चेंज आया। ठीक है, अब अगर बॉल के मोमेंटम इतना चेंज, क्या बोलते हैं, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये बोलते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, ये बोलते हैं। अगर यहां से देखें तो एक सेकंड में एक बॉल पे जितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वही हम बोलते हैं कि फोर्स है। वही फोर्स अपने प्लेट ने बॉल पे लगाया है, यही बोलेंगे हम, वही फोर्स अपने प्लेट ने बॉल पे लगाया है, और उतना ही इक्वल फोर्स बॉल ने प्लेट पे भी लगाया होगा, यही बोलेंगे हम। ठीक है, यहां से अपने पास इतने बॉल्स कोलाइड कर रहा है और एक बॉल मोमेंटम कितना जाए, 2 mv का, कितना जाए 2 mv का, पुट करते हैं 2 mv। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 2 mv। ये क्या है, हमें इतना फोर्स इस प्लेट पे लग रहा है, क्यों, क्या हमने इतने बॉल्स कोलाइड कर रहा है सेकंड में, और एक बॉल की मोमेंटम में 2 mv का चेंज आ रहा है। तो हमने क्या बोल दिया कि एक सेकंड में इस प्लेट ने इतने बॉल्स का इतना मोमेंटम चेंज किया होगा, मतलब इस प्लेट पे भी इतना फोर्स लगा होगा, यही बोलेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक डायरेक्टली कर रहा हूं कि एवरेज टॉर्क बोल के, एक करूंगा प्रॉपर इंटीग्रेशन से। ठीक है, हमने क्या बोला यहां पे कि इतना फोर्स लग रहा है इतने पूरे एरिया में। अगर बात करें इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, जो बॉल्स यहां पे इस लाइन के नजदीक लग रही थी, यहां मान बॉल बढ़ रही, उनका टॉर्क कम होगा, और जो बॉल्स इस लाइन से या इस लाइन से जिसके और घूम सकता है उससे दूर लग रही है, उनका टॉर्क ज्यादा होगा। हम क्या मानते हैं कि सारी की सारी बॉल्स यहां पे कोलाइड कर रही है, हम निकाल रहे हैं एवरेज टॉर्क, यही निकाल रहे हैं। समान जी हमें सारी बॉल यहां पे कोलाइड कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, F इंटू 3b/4, ये कितना होगा बस 3b/4, तो हम क्या बोलेंगे F इंटू 3b/4। ये क्या है, सारे बॉल्स जो इस पे कोलाइड कर रहे थे उनका नेट टॉर्क कितना आया, कितना है हमारे पास, n इंटू a/2 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इंटू चेंज इन मोमेंट ऑफ वन बॉल इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। हमने मान लिया कि हमारे पास एवरेज टॉर्क जो अपना जो फोर्स लग रहा है ये यहां पे लग रहा है। अपने मान लिया सिमेट्रिकली डिवाइडेड प्लेट है, यहां पे कुछ बॉल्स यहां पे लग रही होगी, कुछ बॉल्स यहां पे लग रही होगी, कुछ बॉल्स यहां पे लग रही होगी। हमने मान लिया कि सारा बॉल्स इस प्लेट के जितने एरिया में लग रहा है उसके सेंटर में लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे F इंटू R, R कितना बस 3b/4 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ ग्रेविटी। टॉर्क कितना लिया, यहां पे लगाएंगे mg, यहां पे लगाएंगे mg। ठीक है, क्या टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू mg इंटू b/2, mg यहां पे है और कितने पास r है, कितना r इज इक्वल टू b/2, तो हम क्या बोलेंगे टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ बॉल्स। ठीक है, यहां से क्या है पास m कितना देखते हैं, b से b/2 यहां पे कैंसिल, n कितना 100 बॉल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, a कितना 1, 2 m कितना इंटू 0.01 इंटू v, यहां पे 3b/4, b कितना पास 3b/4, b इज इक्वल टू मीटर, तो पुट करते हैं यहां पे 3 इंटू 2/4 इज इक्वल टू m कितना देना 3 kg, 3 इंटू 10। ठीक है, यहां से निकालते हैं वेलोसिटी, हम क्या बोलेंगे यहां से 3 से 3 कैंसिल, यहां पे 2, यहां पे 2 कैंसिल, 2 यहां 4 है कैंसिल, कितना है यहां से, और यहां पे 100 है, यहां पे 0.01 है, आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल आपस में, कितना बचा है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। हमने यहां पे क्या माना कि डायरेक्टली कि सारा का सारा बॉल यहां पे कोलाइड कर रहा है, ऑल्दो पूरा बॉल यहां से पूरे एरिया में फैल के लग रहा है, पूरे एरिया में लगातार डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। चाहो तो इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से कर सकते हैं कि मान लो पास ये एक्सिस थी और यहां पे ये प्लेट था। ठीक है, यहां पे ये प्लेट था, इतने एरिया में बॉल के पास, इतने एरिया में। ठीक है, हमने यहां पे पतली से एक स्ट्रिप मान लिया, यहां पे एक स्ट्रिप मान लिया। ठीक है, यहां से एक्स पे एक स्ट्रिप मान लिया। ठीक है, अगर बात की इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, dx की थिकनेस मान लो, इसकी कितने बोलते हैं dx, तो हम इसकी एरिया क्या बोलेंगे, हम कितना बोलेंगे एरिया, a इंटू dx, यही एरिया बोलेंगे हम, a इंटू dx
ठीक है, और क्या अपने को n बॉल्स पर यूनिट एरिया, तो इतने एरिया कितने बॉल पड़ेगा, n इंटू एडीएक्स, n इंटू एडीएक्स। ये क्या मिल गया, इस dx एरिया में कितने बॉल्स कोलाइड कर रहा है, अपने को दिया n बॉल्स पर यूनिट एरिया, मतलब adx एरिया में इतने बॉल्स कोलाइड करेगा, और एक बॉल का मोमेंटम कितना होगा 2mv, कितना बोल गया, इंटू 2mv, ठीक, इंटू, अब अगर बात करें इतने बॉल्स इस स्ट्रिप पे कोलाइड किए हैं और सारी इस स्ट्रिप की दूरी यहां से कितना है, पास x है, तो मतलब इस फोर्स का टॉर्क कितना आएगा, F इंटू x, यही बोलेंगे हम। ये क्या अपने पास यहां इतने बॉल का एक सेकंड में इतना बॉल्स, एक सेकंड में n इंटू adx, इतना बॉल्स इस स्ट्रिप पे कोलाइड कर रहा है, ठीक है, और जो बॉल्स कोलाइड कर रहा है उसका मोमेंटम कितना बदला, इतना बदला, ठीक है, इंटू x किया तो क्या मिला इनको, कि जो बॉल्स कोलाइड किए उनकी वजह से टॉर्क कितना आया, ठीक है, अब देखो टॉर्क मिल गया। अब ये कहां से कहां इसको डिवाइड करेंगे, कहां से कहां इसको, b इज इक्वल टू 1 से b इज इक्वल टू 2 तक, या x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक बॉल्स कोलाइड कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी में लगातार यूनिफॉर्मली बॉल्स कोलाइड कर रहा है, तो ये बोलिए x कहां कहां लग रहा है, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक इज इक्वल टू mg इंटू b बाई 2। यहां से सॉल्व करना, अपने जो वेलोसिटी की वैल्यू आती है v इज इक्वल कितना आता है, ऐसे v इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। हमने अगर चाहे इस तरह करो चाहे इस तरह करो, जब भी अपना टॉर्क लीनियरली वेरी करा, हमने जब अपना फोर्स यहां पे लगा था, हम क्या बोलते हैं, टॉर्क यहां पे कुछ आ रहा हो, यहां पे टॉर्क बोल दिया, मान लो टॉर्क यहां पे x बोल दिया, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, बॉल यहां पे लग रहा है, कुछ टॉर्क आ रहा है, जब यहां पे लग रहा है तो कुछ और आ रहा है जो इससे ज्यादा आ रहा है, और टॉर्क जब यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो लीनियरली बढ़ रहा है, यहां से जब यहां मूव किया लीनियरली बढ़ रहा है, तो हमने क्या मान लिया, जो बॉल यहां पे कोलाइड कर रहा है, जो बॉल यहां पे कोलाइड कर रहा है वही उसी को बेस मान लिए कि उतना ही टॉर्क सबका है, सारा का सारा बॉल्स यहां पे कोलाइड कर रहा है, मान से यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां वाला यहां से बैलेंस कर लेगा, 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 तो इसलिए हमने मान लिया सारा का सारा टॉर्क यहां वाला आ रहा है, जो बॉल सेंटर पे कोलाइड कर रहा है उनकी वजह से टॉर्क आ रहा है, उसी को हम मान लिया सारे बॉल्स की वजह से उतना टॉर्क आ रहा है, हमने उसको जोड़ लिया, डायरेक्टली बात से आंसर आ गया, चाहे तो इस तरह कर लो, ठीक है। देखते हैं 14 क्वेश्चन, इसमें कि अपने पास एक डिस्क है, ठीक है, बोलता है कि डिस्क इस तरह मान लो है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसमें एक ग्रुप कटा हुआ है, इसमें इस तरह मान लो कि यहां पे देख लो, यहां पे एक ग्रुप कटा हुआ है ना, इस तरह एक ग्रुप कटा हुआ है, बोला है डिस्क आगे बढ़ रहा है इस तरह, एक दिया अपना डिस्क का एक एक्शन दिया अपने पास 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्क में एक ग्रुप कटा हुआ है जो एक्सेलरेशन वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, बोला sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 या फिर थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, यही बोल रहा है। फिर बोल रहा है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्रुप के रिस्पेक्ट में कितना होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिस्क के रिस्पेक्ट में कितना होगा, अपने पास ब्लॉक का मास दिया, अपने पास m दिया है, ठीक है, क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्रूव इस कितना दिया अपने पास 2/5, ठीक है। अगर मान लो यहां पे इस ग्रुप में एक मान लो कुछ ब्लॉक रखा होता, हम क्या बोलते, एक ग्राउंड पे नॉर्मल आएगा, मान लो अपने पास इस तरह रखा हुआ है, अगर रखा हुआ है सिर्फ, तो हम क्या बोलेंगे, एक ग्राउंड पे नॉर्मल आएगा mg के बराबर, लेकिन जब इसको आगे बढ़ाना शुरू किया तो हम क्या बोलेंगे, इसके वॉल्स पे भी कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन आएगा, यही बोलेंगे। यहां पे क्या निकालना है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्रुप या डिस्क के रिस्पेक्ट में निकालना है, हम यहां पे लगाते हैं सूडो फोर्स, लगा दिया हमने सूडो फोर्स कितना, m into a, ये 25m बोल दिया इसको, m into a बोल मान लो, ठीक है, अपन लगाया सूडो फोर्स। अब देखते हैं इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, या इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डिस्क के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, m इधर है, तो क्या बोलेंगे, m एक अपने पास थीटा है, तो ये भी थीटा हुआ, ठीक है, m इधर, तो हम क्या बोलेंगे, m cos थीटा इधर, m cos थीटा इधर, m sin थीटा इधर, m sin थीटा, ठीक है। अब देखते हैं जो वॉल्स पे n आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, कितना आ रहा है पास, ma sin थीटा, ये क्या अपने पास, ये इस वॉल पे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, एक n और आएगा जो ग्राउंड पे आएगा, अगर ब्लॉक यहां पे रखा हुआ होता और ये डिस्क अपने पास रखा होता ऐसा, तो हम क्या बोलते हैं, एक n आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg आ रहा है, लेकिन अगर बात करें यहां पे, तो एक ग्राउंड पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन mg और एक वॉल पे आएगा कितना, ma sin थीटा, मतलब यहां फ्रिक्शन फोर्स दो तरह की होगी, एक ग्राउंड पे लगेगा, अगर ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ, मान लो इसमें ग्रुप पे रखा हुआ है, तो एक ब्लॉक के ग्राउंड सरफेस पे लोअर सरफेस पे आएगा कितना, म्यू इनटू n, एक वॉल पे आएगा इस वॉल पे, तो हम क्या बोलेंगे, म्यू इनटू ma sin थीटा, यही बोलेंगे। ये फ्रिक्शन की तरफ बैकवर्ड, ये फ्रिक्शन किधर आएगा, अपने पास बैकवर्ड पीछे की तरफ यहां बोल दिया कितना, म्यू इनटू ma sin थीटा। एक फ्रिक्शन ये है अपने पास इस ब्लॉक के वॉल पे, एक फ्रिक्शन और है म्यू mg ब्लॉक के ग्राउंड वाले सरफेस पे, कितना बोलेंगे, म्यू इनटू mg
ब्लॉक के नीचे वाले सरफेस पे। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे हम, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा माइनस एम ए कॉस आगे तरफ फोर्स माइनस म्यू एम ए साइन थीटा, माइनस म्यू एम ए साइन थीटा माइनस माइनस म्यू एम जी, माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इसको दो इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, इसको हमने बोल दिया एम बोल दिया, एम मान लो यहां पे ए क्या है, यहाँ पे अपने पास ए से मूव कर बोल दिया हमने, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे हम, कितना है यहां से एम ए कॉस थीटा, अपने पास दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, यहां से cos थीटा ले हम, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, पुट करते हैं यहाँ पे 25m इंटू cos थीटा 4/5 माइनस म्यू कितना 2/5 इंटू m इंटू 25 इंटू साइन थीटा कितना 3/5 माइनस म्यू कितना 2/5 mg 2 mg/5 इज इक्वल टू ma। ठीक है, यहां से सारा का सारा m कैंसिल, कितना है यहां से 20m, कितना है यहां से 20m माइनस यहां पे कितना है यहां से ये 5 ये 25 कैंसिल, कितना माइनस 6m, यहां पे माइनस कितना है यहां से 8m माइनस 4m इज इक्वल टू ma, या फिर a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे क्या है अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क का है कितना अपने पास a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये जो अपने पास ब्लॉक रखा हुआ ग्रुप में उसका a कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डिस्क पूछा। अगर मान लो पूछता कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, क्या बोलेंगे, अपने पास आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस एंगल पे आया। ठीक है, अगर मान लो पूछता कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे 10 इधर की तरफ आया और 25 इधर की तरफ होगा, उनका नेट निकाल देंगे। एंगल कितना देंगे बोलेंगे यहाँ पे, ये सब कितना है अपने पास, एंगल कितना है यहां से ये अपने पास 37 है, ये 37 है, सॉरी ये अपने पास कितना है 25 है, और ये एंगल दिया अपने पास 37 डिग्री, उसी अकॉर्डिंग ये एंगल फाइंड कर लेंगे, कितना हुआ अपने पास एंगल ये 10 कितना हुआ ये 143। ठीक है, अपने को एंगल पता है, दो वेक्टर पता है 25 10, निकाल लेंगे नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में पूछा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th। इसमें क्या अपने पास एक वेसल बोल दिया हमने यहां पे, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है यहां पे 0.05 किलोग्राम ऑफ स्टीम, 0.05 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट 373 केल्विन, और क्या बोल रहे हैं यहां पे 0.45 किलोग्राम ऑफ आइस एट 253 केल्विन, ये बोल रहा है। हम इसको क्या बोल रहे हैं यहां पे 50 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या बोलेंगे इसको हम 450 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको बनाते हैं अपन वाटर एट 0 सेल्सियस, क्या बोलते हैं वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हीट रिलीज होता है। उसी तरह इसको बनाते हैं अपन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, देखते हैं कितना हीट रिक्वायर्ड है। अगर जो रिक्वायर्ड हीट है वो रिलीज हीट से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आइस वैसे ही बच जाएगा, अनमेल्टेड बच जाएगा। देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 50 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्लस 50 इंटू 100 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या बोले 50 इंटू 540 प्लस 50 इंटू 100, क्यों क्या बोले यहां से इज इक्वल टू 50 इंटू 640, कितना है यहां से 000 कितना 30, इतना हीट रिलीज होगा, इतना कैलोरी हीट रिलीज होगा जब हम पास ये जितना वेपर दिया था वहां से वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर बात करें यहां पर क्या बोलेंगे यहां से पहले अपने पास आइस, पहले यहां पे बोल दो आइस, सॉरी क्या बोलते हैं यहां पे पहले, हाँ ठीक है वाटर बोल दो यहां पे वाटर एट
0 डिग्री सेल्सियस। क्या बोले यहां से कितना हीट चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे 450 इंटू कितना 0 माइनस 20 कितना है 450 इंटू 20 प्लस 450 इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया अपने पास, कितना दिया पे 80 इंटू 80 कितना बोलेंगे यहां से इज इक्वल टू 20 इंटू 1/2 अपने को दिया हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना दिया अपने पास हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या दिया पे हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना दिया पे हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू हाफ या 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री कैलोरी। क्या बोले यहां से 20 इंटू 1/2 कितना बोले यहां से 450 इंटू 90 कितना आएगा इज इक्वल टू 0 इतना कैलोरी। ठीक है, इतना कैलोरी हीट देंगे तब हमारा जितना आइस था वो मेल्ट होकर वाटर एट 0 डिग्री बनेगा। अगर यहां पे देखिए कितना हीट रिलीज हो रहा है, क्या बोले यहां पे कितना 32,000 कैलोरी इतना रिलीज हो रहा है, तब हमारा जो स्टीम था वो वाटर एट 0 बन रहा है। जो ये हीट आ रही है अपने पास ये इससे ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कुछ ना कुछ आइस 0 पे बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कुछ ना कुछ आइस 0 पे बच जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अगर देखें कि इतने आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे बोल दो इसको आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बोले यहां पे हीट कितना बोले यहां पे 450 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना बोले यहां से 225 कैलोरी। इतना हीट देंगे तो अपना पूरा का पूरा आइस 0 पे आएगा। इतना हीट देंगे तो अपने पास हीट कितना है 32,000 कैलोरी, जो कि इससे बहुत ज्यादा है। मतलब अपने पास क्या होगा सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ आइस बच जाएगा। लेकिन क्या होगा यहां पे जो टेम्परेचर फाइनल होगा कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा यहां पे टी फाइनल इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। यही बोलेंगे यहां पे क्यों, क्योंकि यहां पे जो हीट रिक्वायर्ड है यहां से इस आइस से 0 जाने के लिए वो कितना अपने पास 225 कैलोरी, जो कि इससे बहुत कम है। लेकिन अगर बात करें यहां पे हीट रिक्वायर्ड है पूरे सिस्टम को मेल्ट करने के लिए कितना है 500 या कितना है अपने पास 40,500, जो कि इससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कुछ ना कुछ आइस अनमेल्टेड रह जाएगा। और लेकिन सिस्टम का टेंपरेचर कितना है अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए आराम से अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। इसमें क्या अपने पास इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम Z is equal to 11 nth line of Lyman series have length lambda is equal to d probability of length of electron in the level from which it is originated. What is the value of n? क्या बोल रहा है यहाँ पे Lyman series बात कर रहा है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे 1 by lambda is equal to r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। यही बोलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ बात करें Lyman series की तो हम क्या बोलेंगे n1 is equal to 1 बोलेंगे यहाँ पे, तो इसको हमने 1 पुट कर दिया 1 बोलते इसको 1 by n1 square minus 1 by n square बोलते इसको, जो अपने को n फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे फिर 1 by lambda is equal to r z कितना दे अपने पास z is equal to 11, तो 11 square 1 minus 1 by n square। ठीक है, और क्या यहाँ पे is equal to d probability of electron from the level from which it is originated। क्या बोले यहाँ पे lambda is equal to क्या बोलते हैं lambda d probability is equal to क्या बोलते हैं h upon p बोलते हैं यहाँ पे h upon linear momentum, इसको लिखते हैं h upon mv। अगर यहाँ पे r से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे r से ऊपर मल्टीप्लाई किया r से नीचे किया, नीचे करने अपने पास hr upon mvr। mvr क्या होता है अपने पास एंगुलर मोमेंटम। mvr क्या होता है अपने पास mvr इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम बोलते हैं एक बार इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है अपने पास। क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ h अपॉन 2 पाई। हम बोलते हैं इसको इज इक्वल टू n इंटू h बाई 2 पाई बोलते हैं। यहां पुट करते हैं कितना बोलेंगे यहां से इज इक्वल टू h इंटू r बाई nh अपॉन 2 पाई, यही बोलेंगे यहां से। अब यहां पे h से h कैंसिल कितना आएगा इज इक्वल टू 2 पाई r बाई n, यही बोले यहां पे। ठीक है, 2 पाई r बाई n, r की वैल्यू पुट करते हैं हम 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n, r की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम रिएक्टिंग पावर -10 n स्क्वायर बाई z, n स्क्वायर बाई z, यही बोलते हैं। अब अगर यहां पे n है यहां पे n स्क्वायर कैंसिल करते हैं, यहां पे कितना आएगा ठीक है जो दिया है बस। यहां से क्या बोलेंगे हम 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू कितना बोले यहां से z ऊपर है अपने पास, z कितना दिया अपने पास 11, तो क्या बोले यहां पे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई नीचे कितना
2 पाई इंटू 2 पाई अंदर कितना बचा अपने पास 0.529 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू n इज इक्वल टू यहां से पुट करते हैं अपन, यहां से पुट करते हैं कितना 1 बाई 11 इक्वल टू rz स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बोले यहां से 1 माइनस कितना rz स्क्वायर, सॉरी r कितना 1.1 इन 10 पावर 7 होता है, r कितना 1.1 इंटू 10 पावर 7 z स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहां से इस n को हमने ऊपर भेजा कितना है अपने पास यहां से 11 यहां पे और ये 11 है और यहां पे 11 स्क्वायर है, कैंसिल यहां पे कितना बचेगा 1 बाई 2 पाई अंदर कितना अपने पास 0.529 इंटू 10 पावर माइनस 10 n यहां पे हमने ऊपर भेज दिया कितना बचेगा इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 पावर 7 अंदर क्या बचा हमें n माइनस 1 बाई n ठीक है, यहां क्या बोलेंगे हम n माइनस 1 बाई n इज इक्वल टू कितना, ये 10 पावर 10 ऊपर भेज दिया हमने 10 पावर 7 यहां पे है कितना बचा 10 पावर माइनस 3 कितना बचा 3 10 पावर 3 डिवाइड बाई 2 पाई और क्या बचा पे 11 सॉरी यहां पे 11 बचा है, ठीक है कितना बचा 2 पाई इंटू 11 इंटू 0.529 देख लो कुछ गलती ना हो 2 पाई इंटू 0.529 10 पावर माइनस ऊपर भेज दिया हमने और इसको नीचे ला दिया यहाँ पे 1.1 बचा अपने पास इंटू 1.1 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई n। ध्यान रखना है सॉल्व करना है इसको, इसकी वैल्यू आती है अपने पास 24.8, इसकी वैल्यू आती है अपने पास 24.8 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई n। यहां से n की ट्रांसफर लेते हैं n इज इक्वल टू 25 जो कितना आंसर है, बोल रहा है किस लेवल से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया होगा ताकि लाइमन फेज बन रहा है वाला, तो क्या बोले यहाँ पे n इज इक्वल टू 25, यहां पे अपने पास n माइनस 1 बाई n इज इक्वल टू 24.8 समथिंग आता है, आगे अपना सॉल्व कर ला कुछ से यही आता है। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे हम n इज इक्वल टू 25, देख लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 मैच द कॉलम के पास, कॉलम 1 के अपने पास न्यूक्लियर फिजन बीटा डीके एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉलम 2 में के अपने पास सम मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, फिर देखते हैं अपने पास मान लो इसको ऑप्शन ए बोल दिया, बी बोल दिया इधर, सी बोल दिया इधर, डी बोल दिया इधर। पहले क्या अपने पास सम मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, अगर बात की चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो चाहे बीटा डीके हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, हम क्या बोलते हैं कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकलती है और वो एनर्जी आती कहां से है, कुछ मैटर या कुछ मटेरियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। इवन जो केमिकल रिएक्शन भी होते हैं उसमें हम बोलते हैं ऐसा कि हाँ कुछ मैटर कम हुआ होगा और उसके एवज में एनर्जी निकली हुई होगी, लेकिन चूंकि जो डिक्रीज इन मास होता है वो बहुत कम होता है इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास ऑप्शन नंबर बी है सम मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये ऑप्शन नंबर ए में भी होगा, बी में भी होगा, सी में भी होगा और डी में भी होगा, यही बोलेंगे हम। क्यों? क्योंकि सारे ही केस चाहे बीटा डीके हो चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो चाहे कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, सारे ही केस में कुछ मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सेकंड क्या बोल रहा है जनरली अकर्स इन न्यूक्लियाई हैविंग लो एटॉमिक नंबर, हमने पढ़ा होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और उसका ग्राफ, हम क्या बोलते हैं यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहां क्या बोलते हैं मास नंबर ए बोल दिया हमने, ग्राफ कैसा बनता है इसका कुछ इस टाइप का, कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में भी दिया है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं जो यहाँ वाले हैं वो भी यहाँ जाना चाहते हैं ताकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़े और जो यहाँ वाले हैं वो भी यहाँ जाना चाहते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे कैसे होंगे वो यहाँ पे वो फिजन करेंगे यहाँ पे और यहाँ वाले फ्यूजन करेंगे, यही बोलेंगे। ठीक है, मतलब लो एटॉमिक नंबर वाले फ्यूजन करेंगे, हाई एटॉमिक नंबर वाले फिजन करेंगे। अब देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है जनरली अकर्स न्यूक्लियाई हैविंग लो एटॉमिक नंबर, हम क्या बोलते हैं इसमें फ्यूजन होता है, मतलब हमारे पास जो क्यू ऑप्शन है किसमें होगा वो क्यू ऑप्शन किसमें होगा ए ऑप्शन में, इसमें क्यू होगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं जब फ्यूजन हो या फिजन हो सारे के सारे एक्सोथर्मिक होते हैं, सब में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब जो पास डी ऑप्शन है ये भी यहां होना चाहिए क्यू में। क्यों? क्योंकि चाहे फिजन हो या फ्यूजन हो सारे के सारे एक्सोथर्मिक होते हैं, सब में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, थर्ड क्या अपने पास जनरली अकर्स न्यूक्लियाई हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, हम क्या बोलते हैं इस वाली बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब फिजन की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है आर इसमें होगा, मतलब फिजन वाली इसमें आर होगा और इसमें भी आर होगा।
क्यों? क्योंकि चाहे फिजन हो या फ्यूजन हो, सब में एनर्जी रिलीज होगी, सब के सब एक्सोथर्मिक होते हैं। लास्ट क्या बोल रहा है? essentially occurs ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स। हम क्या बोलते हैं, जो बीटा डी होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स जैसा होता है। हम बोल के यहां क्या बोलेंगे, फिर इसमें एस बोलेंगे यहां पे। क्यों? ये बीटा डी क्या होता है अपने पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है। ये फैक्ट है, चाहे याद कर लो, चाहे जैसे दिमाग में बैठा लो, इसका कोई रीजन कहीं पे दिया नहीं है। ठीक है। 18 के अपने पास एक ग्राफ दिया अपने पास, पीवी ग्राफ दिया अपने पास कुछ इस तरह। ठीक है, यहां से ए से बी, ए बी सी डी कुछ इस तरह अपने पास है। यहां प्रेशर, यहां वॉल्यूम। ठीक है, देखते हैं अपना ए क्या अपने पास, ए क्या अपने पास, ए से बी, ए बी, बी क्या अपने पास, बी सी, सी क्या अपने पास, सी डी, एंड डी क्या है, डी ए। ठीक, देखते हैं अपने पास क्या है। अगर बात करें ए बी का, जब ए से बी गए हमें क्या मिला अपने पास, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब वर्क जीरो। इस केस में डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब ए से बी गए, प्रेशर घटा अपना, इसका मतलब क्या हुआ, यू घटा होगा। कैसे? क्योंकि टी घटा होगा यहां पे। अगर यहां से यहां पे गए हैं, अपना वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर घटा होगा, इसका मतलब टेंपरेचर घटा होगा, इसका मतलब यू नेगेटिव। हम क्या बोले यहां पे, यू इज इक्वल टू नेगेटिव। हम क्या बोलते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है। अब यहां पे इस केस में W इक्वल टू जीरो है, U नेगेटिव, इसका मतलब Q मस्ट बी नेगेटिव। हम क्या बोले यहां पे, Q इज इक्वल टू नेगेटिव। सेकंड कैपिटल बेसी, जब यहां से यहां पे गए हमें क्या मिला यहां पे, यहां पे हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, PV इज इक्वल टू एनआरटी। PV इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है। अब यहां पे तो आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब टेंपरेचर बढ़ा होगा, यहां से यहां पे गए टेंपरेचर बढ़ा होगा, इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है। अब चूंकि वॉल्यूम बढ़ा है मतलब वर्क पॉजिटिव होगा, हम क्या बोलेंगे यहां पे, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव। थर्ड क्या बोला, सीडी, जब यहां से यहां पे गए हमें क्या मिल रहा है पे, वॉल्यूम कुछ था, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब W इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा W इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब यहां से यहां पे गए अपना वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा है, इसका मतलब टेंपरेचर बढ़ा होगा, हम क्या बोलेंगे, U इज इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव, डेल्टा U इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है। अब U पॉजिटिव है, W जीरो, इसका मतलब Q इज इक्वल टू पॉजिटिव, सॉरी Q यहां पे, हम क्या बोलेंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब जो लास्ट अपना ट्रिकी थोड़ा सा, यहां पे D से A पे गए हैं, हमें क्या मिल रहा है, D से A पे गए हैं, अपना वॉल्यूम घटा है, यहां पे P, सॉरी, अपना वॉल्यूम घटा है और प्रेशर बढ़ा है, इसका मतलब टेंपरेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन चूंकि वॉल्यूम घटा है, हम क्या बोलेंगे, वर्क नेगेटिव। इस केस में हम क्या बोलेंगे, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव, ये तो श्योर है। अगर बात आई यू की, क्या बोलेंगे यहां पे, यू की वैल्यू, अगर यहां से यहां पे आ रहे हैं तो यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें पता नहीं कि हाँ टेंपरेचर बढ़ा है घटा है, यहां पे क्या हमारे पास वॉल्यूम घटा है और प्रेशर बढ़ा है, मतलब P बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन जो W आया वो नेगेटिव आया, पक्का ही नेगेटिव है ये। और यहां पे अगर देखिए, जब यहां से यहां पे गए हैं, जो डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन वॉल्यूम है, वो इंक्रीज इन प्रेशर से कहीं ज्यादा है। यहां पे देखो सिर्फ इतना इंक्रीज हुआ प्रेशर में, लेकिन वॉल्यूम यहां से घट के यहां पहुंचा है, यहां से घट के यहां पहुंचा है, मतलब ज्यादा चांस किसके हैं कि T अपना घटा होगा। ऑल्दो यहां पे U पूछा नहीं है, लेकिन हम यहां से क्या बोल पाएंगे, अपना जो डेल्टा Q है वो डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि W नेगेटिव ऑलरेडी है, W यहां पे नॉट नेगेटिव, यहां पे यहां से W नेगेटिव पूरा। ठीक है। और यहां से यहां पे गए हैं, अपना T घट भी सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस किसके हैं, घटने की। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर बात करें, जब यहां से यहां मूव किए, अपना वॉल्यूम ढेर सारा घटा, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा, यहां पे प्रेशर कम बढ़ा और वॉल्यूम खूब सारा घटा यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे, T घटना चाहिए, T की चांस है घटे मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर बात करें डेल्टा W प्लस Q, सॉरी डेल्टा W प्लस U, हम क्या बोलेंगे, ये डेफिनेटली नेगेटिव होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि डेल्टा W लार्ज नेगेटिव है यहां पे, इसलिए हम बोल पाएंगे कि डेल्टा Q नेगेटिव होना ही चाहिए। ऑप्शन देख लो यहां पे, अपने पास A भी क्या है, अपने पास डेल्टा W जीरो, बात नहीं करेंगे इसकी, Q नेगेटिव मतलब S ऑप्शन, इसमें हम क्या बोलेंगे यहां पे S। B में क्या बोल रहा है, BC, BC क्या बोल रहा है, W पॉजिटिव मतलब P ऑप्शन, और Q पॉजिटिव मतलब R ऑप्शन। C में क्या बोल रहा है अपने पास, W जीरो, बात नहीं करेंगे,
Q पॉजिटिव, इसका मतलब R ऑप्शन, यहां भी R ऑप्शन आ गया। डी में क्या बोला अपने पास, W निगेटिव मतलब Q ऑप्शन, और Q निगेटिव मतलब S ऑप्शन। देख लो इसको ध्यान से, आराम से देखते हैं 19 क्वेश्चन। अपने पहला ऑप्शन क्या है, पे एक रिंग है, डाइलेक्ट्रिक रिंग दिया, यहाँ पे कुछ चार्ज पे दिया, कुछ इस तरह चार्ज दे दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज दे दिया, मान लो प्लस चार्ज दे दिया पे इसको। हम क्या बोलते हैं, जब अपने पास चार्ज स्टैटिक हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है पे, जब चार्ज मूव कर रहे हो, चार्ज इन मोशन बोल दिया हमने, चार्ज इन मोशन, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड बदल रही हो, हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसको मान लो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या बोलते हैं अपने पास, तो हम क्या बोलते हैं इस केस में, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ ना कुछ अपने पास, कुछ तरह अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे उस केस में, मतलब जब भी अपने पास Q ऑप्शन आएगा वहां वहां S ऑप्शन अपने आप से आएगा। अब देखते हैं अपने पास पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन अपने पास एक रिंग है जिसपे कुछ स्टैटिक चार्ज दिया है, कुछ स्टैटिक चार्ज दिया है, मतलब जो भी फील्ड होगी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं। हम बोलते हैं चार्ज मूव कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड बदल रही हो हम बोलते हैं अपने पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है अपने पास, सेम रिंग है अपने पास, ये ओमेगा से घूम रहा है, ये अपने पास ओमेगा से अगर घूम रहा है, इस केस में क्या है हमने कौन से अपने पास, P ऑप्शन सिर्फ। सेकंड क्या अपने पास, कि सेम रिंग है अपने पास, लेकिन यही रिंग अपने पास ओमेगा से घूम रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे चार्ज मोशन में हैं, सारे के सारे मोशन में है, इसका मतलब एक अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, कुछ ना कुछ इसकी फील्ड आएगी, तो हम बोलेंगे P ऑप्शन सही है अपने पास, यहाँ पे P ऑप्शन होगा, ठीक है। Q ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज मूव कर रहे हैं, जब हम बोलते हैं चार्ज मोशन में हो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हमें Q ऑप्शन होगा। और जहां जहां Q ऑप्शन वहां वहां S ऑप्शन, तो यहाँ भी S ऑप्शन। इसमें बस कांस्टेंट करंट इन रिंग I नॉट, यहाँ पे इसी रिंग मान लो बस रिंग, यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है अपने पास I इज इक्वल टू I नॉट, ठीक है। अब करंट फ्लो हो रहा है लेकिन कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है, चार्ज मूव कर रहे हैं लेकिन कोई नेट चार्ज नहीं है। हम क्या बोलते हैं, जब कुछ ना कुछ नेट चार्ज हो तो एक फील्ड आती है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जब चार्ज मूव कर रहे हो तो एक मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड बदल रही हो तो हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक रिंग है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू I नॉट, करंट यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस वायर की वजह से वो कांस्टेंट आएगी, इसका मतलब जो फील्ड होगी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब और ये आएगा तो अपने पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इसका, तो हम क्या बोले यहाँ पे इस ऑप्शन में Q एंड S, Q एंड S। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट तो है लेकिन कोई नेट चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं मतलब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी यहाँ पे। अगर बात करें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम क्या बोलते हैं, कब होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है उसके अपने पास होती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट के अपने पास I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा टी। अगर बात करें रिंग के पास, इसमें फिर अपने पास I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा टी। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बदलती हुई रहेगी, बल्कि मैग्नेटिक होगी यहाँ पे, क्योंकि चार्ज यहाँ पे मोशन में है, मतलब Q ऑप्शन एंड S ऑप्शन होगा, Q ऑप्शन एंड S ऑप्शन होगा। अगर बात करें R ऑप्शन की, हम क्या बोलते हैं, जहां मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन बदलती हुई हो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, उसके लिए बोलते हैं अपने पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर यहां बात करें I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा टी, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो लगातार बदल रही होगी, इसका मतलब क्या होगा, अपने पास इस केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, मतलब R ऑप्शन सही है। यहाँ पे ट्रिक क्या है, जब भी चार्ज मूव कर रहे हो, नेट चार्ज हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे, जब चार्ज मूव कर रहे हो तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड बदल रही हो तो हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जब जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तब उसके क्रॉस या उसके उससे एसोसिएट होगी एक मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, हम बोलते हैं हाँ मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे है। मतलब जब भी ऑप्शन Q आएगा तब तक ऑप्शन S आएगा ही आएगा, देख लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20, टेलीस्कोप पे बेस्ड है, एक बार रिवाइज करते हैं टेलीस्कोप। हम क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है अपने पास ये, और यहाँ पे आई पीस रखा हो अपने पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया इसको हमने। ये क्या अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या अपने पास आई पीस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी से ले जा रही है, मान लो इन्फिनिटी से ले जा रही है, यहाँ पे मान बोलते हैं कुछ ले जा रही है यहाँ पे, इसका इमेज कहां बनेगा, कहीं फोकस पे मान बोल दिया, यहाँ पे इमेज बन रहा है इसका, कुछ यहां बोल दिया, कुछ इमेज यहां बन रहा मान लो, ठीक है, यहां इमेज बन रहा है। हम क्या बोलेंगे,
इन्फिनिटी से ज्यादा नहीं, मतलब इसके फोकस पे बनेगा। इसको हमने बोल दिया एफओ या फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफओ बोल दिया इसको। ठीक है, अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हम क्या बोलेंगे आएंगे, कुछ इसका इमेज बनेगा कहीं यहां पे बनेगा। ठीक है, हमने इसको मान लो बोल दिया वीई, इसको बोल दिया वीई। ठीक है, अब दो केस बनते हैं इसमें, एक होता है अपने पास नॉर्मल या फिर रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई मतलब इस केस में जो अपना ये वाला इमेज बन रहा है, सॉरी ये वाला इमेज बन रहा है, ये इसके फोकस पे बने, इसके फोकस पे बने, ताकि अपनी आंखें रिलैक्स हो और जो इसका इमेज बने वो इन्फिनिटी बने। और एक बनता है अपने पास नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। इस केस में क्या बोलते हैं, VE इज इक्वल टू FE, VE इज इक्वल टू FE, ताकि जो ये इमेज बन रहा है, ये VE बन रहा है, ये इसके लिए फोकस की तरह काम करे, सॉरी इसके फोकस बने, ताकि जो इसका फाइनल इमेज बने वो इन्फिनिटी बने, आंखें अपनी रिलैक्स हो उस केस में। इस केस में क्या बोलते हैं, VE इज इक्वल टू D, VE इज इक्वल टू D। ठीक है, इसके लिए बोलते हैं जो अपना इमेज बन रहा है ये नियर पॉइंट पे बन रहा है, ताकि इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट ना नियर पॉइंट पे, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन या डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्या बोलते हैं 25 सेंटीमीटर जनरली, तो हम बोलते हैं VE इज इक्वल टू DU, हम बोलेंगे इसको नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। ठीक है, हम क्या बोलेंगे इस केस में L इज इक्वल, क्या बोलते हैं L इज इक्वल टू L कहां से कहां तक, यहां से यहां तक हम बोलते हैं इसको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, मतलब FO प्लस VE, क्या बोलते हैं FO प्लस VE। अब यहां पे देखते हैं ना VE इज इक्वल टू FE है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे L इज इक्वल टू FO प्लस FE। यहां पे निकालते हैं हम क्या बोलेंगे यहाँ पे -1 बाई VE प्लस 1 बाई D इज इक्वल टू 1 बाई FE। क्या बोलेंगे यहाँ पे, अपने पास ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इसका हम बोलते हैं डिस्टेंस, इसका जो फाइनल इमेज बन रहा है वो D पे बन रहा है। यहां बोलते हैं कि इसका फाइनल इमेज यहां पे प्लस D बन रहा है, ये बस बोलते हैं बार D ये। ठीक है, हम क्या बोलेंगे 1 बाई VE ऑब्जेक्ट 1 बाई V माइनस बाई U। यहां से हम क्या बोलेंगे, आप प्लस में माइनस हो गया, सॉरी क्या माइनस होगा, यहां से हम क्या बोलेंगे VE इज इक्वल टू माइनस FE D बाई FE प्लस D, ये बोलेंगे। या फिर बोलते हैं इसको VE प्लस या माइनस, इसका मतलब निगेटिव मतलब क्या हुआ कि इस लेंथ से इस तरफ बन रहा है। ठीक है, VE इज इक्वल टू माइनस FE D बाई FE प्लस D। ठीक है, या बोलते हैं यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से लेंथ क्या बोलेंगे L इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं L इज इक्वल टू FO प्लस FE, इसके लिए क्या बोलेंगे FO प्लस FE D बाई FE प्लस D। जो अपने पास इस केस में कितना आया था, अपने पास FO प्लस FE आया था, सॉरी FO प्लस FE आया था। ठीक है, अगर बात करें मैग्निफिकेशन क्या बोलेंगे, इसको हमने अल्फा बोल दिया, इसको हमने अल्फा बोल दिया, इसको भी अल्फा बोलेंगे इस केस में, ये अल्फा ये बीटा है। हम क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू M इज इक्वल टू क्या बोलते हैं बीटा बाई अल्फा, इसी को क्या बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसको मैंने मान बोलते हैं H, तो क्या बोलेंगे यहां पे इज इक्वल टू H बाई V बाई H बाई FO बाई H बाई FO, यहां से कितना है इज इक्वल टू FO बाई VE। ठीक है, अब अपने को FO मिल गया, VE यहां से निकालेंगे VE इज इक्वल टू FE। इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में M इज इक्वल टू क्या है अपने पास FO बाई VE, लेकिन इस केस में क्या था अपने पास VE इज इक्वल टू FE था, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे FO बाई VE इज इक्वल टू कितना FO बाई FE। उसी तरह यहां पुट कर देंगे FO बाई VE है और VE यहां से पुट कर देंगे जो भी आ रहा हो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं अपने पास क्या है, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहले क्या अपने पास इंटेंसिटी ऑफ इमेज, अगर बात करें ये लेंस जितना बड़ा हो अपने पास, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जितना बड़ा होगा उतना ही रेस ज्यादा आएंगी। ये लेंस का मतलब बड़ा बोल दिया हमने, इसका मतलब क्या खूब सारी रेस जहां से आ रही है, इसका सिर्फ इतना मतलब हुआ। और जितना रेस ज्यादा आएंगी उतना ही अच्छा इमेज बनेगा, उतना ही शार्प इमेज बनेगा। यहां पे बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इमेज कितना क्लियर है, कितना इंटेंस है या कितना डार्क है। हम क्या बोलेंगे जितना ही रेस इससे ज्यादा आएंगी उतना ही शार्प, उतना ही इंटेंस इमेज बनेगा। मतलब क्या बोलेंगे P का A का रेडियस ऑफ अपर्चर, क्या बोलते हैं लेंस कितना बड़ा है, इसको क्या बोलते हैं हम रेडियस ऑफ अपर्चर। तुम क्या बोले यहाँ पे A का P से, और क्या अपने पास सेकंड ऑप्शन क्या है डिस्पर्सन ऑफ लेंथ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। R क्या है फोकल लेंथ FO एंड FE, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्फेरिकल एवरेशन वो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं स्फेरिकल नेचर की वजह से जो इमेज शार्प नहीं बनती है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एवरेशन। ठीक है, सेकंड क्या अपने पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन M क्या है M इज इक्वल टू FO बाई FE, और यहां पे क्या है M इज इक्वल टू FO बाई FE बाई D बाई FE प्लस D पुट कर देंगे यहां पे। M इज इक्वल टू कितना बोले यहां पे M इज इक्वल टू
FO बाई VE पुट कर दें जो भी आ रहा है, मतलब डिपेंड स्पेस पे कर रहा है यहाँ पे FO पे और FE पे। यहाँ पे D कांस्टेंट है 25 सेंटीमीटर, तुम क्या बोले यहाँ पे M डिपेंड करता है यहाँ पे FO एंड FE पे, मतलब B किससे हुआ, B अपना R से। नेक्स्ट क्या अपने पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, हम क्या बोलते हैं लेंथ इज इक्वल टू FO प्लस VE। L कितना है FO प्लस VE, FO प्लस VE, लेकिन इस केस में क्या अपने पास VE इज इक्वल टू FE, इस केस में अपने पास VE इज इक्वल टू FE D बाई FE प्लस D, मतलब दोनों ही केस में पास FE आ रहा है, मतलब डिपेंड इस पर लेंथ इक्वल टू लेंथ डिपेंड इस पर अपने पास C ऑप्शन FO एंड FE पे, मतलब R ऑप्शन। नेक्स्ट क्या अपने पास शार्पनेस ऑफ इमेज, इमेज कितनी क्लियर बन रही है वो डिपेंड किस पे रहता है। पहले तो अपर्चर कितना बड़ा हो उतना ही इंटेंस इमेज बनेगा, मतलब क्या अपने पास P पे डिपेंड कर रहा है, D क्या बोलेंगे यहाँ पे D का P पे, सही बात है। नेक्स्ट क्या अपने पास डिस्पर्सन ऑफ लेंस, जितना ही कम डिस्पर्सन होगा उतना ही इमेज शार्प बनेगी, उतना ही इमेज क्लियर बनेगी, मतलब यहाँ पे Q ऑप्शन सही है यहाँ पे PQ। नेक्स्ट क्या अपने पास फोकल लेंथ FO एंड FE डिपेंड नहीं करेगा इस पे, क्यों डिपेंड करेगा इस पे, यहाँ पे कहीं आया शार्पनेस, हम क्या इस पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब क्या अपने पास C ऑप्शन नहीं। लास्ट क्या अपने पास स्फेरिकल अरेंजमेंट, हम क्या बोलते हैं लेंस का जो स्फेरिकल नेचर है उसकी वजह से जो शार्प इमेज नहीं बनती है, ब्लड इमेज बनती है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल अब्रेजन, ठीक है। मतलब इस केस में क्या होगा अपने पास ये अगर कम होगा तो हम क्या बोलेंगे इमेज इंटेंस बनेगा, इमेज शार्प बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे S ऑप्शन भी होगा P Q एंड S, मतलब A का P, B का R, C का R एंड D का P Q S, ठीक है। चलते हैं, बाय।